हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं जे.एच. चौधरी प्रयास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। हमने पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ा था शेरशाह सूरी का राजनीतिक कैरियर कैसा रहा, या उसका सूरवंश के स्थापना के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हम उसका ही सेकंड पार्ट लेके आए हैं, शेरशाह का प्रशासन। कि शेरशाह सूरी का जो 5 वर्षों का कार्यकाल है, उस अल्प कार्यकाल के अंदर उसने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको विदित है कि शेरशाह ने इन 5 वर्षों के अंदर 1540 से 45 ईस्वी तक एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, और उस विशाल साम्राज्य को संचालन के लिए एक मजबूत प्रशासनिक इकाई का निर्माण किया था। तो शेरशाह एक महान विजेता एवं कुशल सेना नायक होने के साथ साथ एक महान प्रशासक भी माना जाता है। शेरशाह का साम्राज्य अगर देखा जाए, अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक विस्तृत था। तो इतने लंबे चौड़े साम्राज्य को संचालित करने के लिए उन्होंने केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया, अर्थात संपूर्ण शक्ति जो थी वो सुल्तान के हाथों में थी, या सुल्तान में ही नियत थी। अर्थात मैं ये कहूँ कि शेरशाह जनहितैषी व एक कुशल प्रशासक था, लेकिन प्रशासन की संपूर्ण शक्तियाँ जो है वो अपने ही हाथों में रखता था। इस प्रकार उसने एक मजबूत केंद्रीकृत व निरंकुश प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। निरंकुश होने के साथ साथ वो उदारवादी शासक भी प्रतीत होता है। तो शेरशाह के प्रशासन के बारे में जानकारी के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत है। उन स्रोतों की हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से स्रोत है या कौन कौन से साहित्यिक स्रोत है। उन साहित्यिक स्रोतों से शेरशाह के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं कि शेरशाह के प्रशासन के बारे में जानकारी के कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत। तो शेरशाह का प्रशासन और प्रशासन की जानकारी के सोर्स कौन कौन से हैं। जानकारी के स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो साहित्यिक स्रोत ही होंगे। तो पहला साहित्यिक स्रोत आप देखिए, तारीख ए शेरशाही। कौन सा स्रोत है? तारीख ए शेरशाही ग्रंथ है, जो किसने लिखा है? अब्बास खां। किसने लिखा है? अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी का ग्रंथ जो अकबर के समय लिखा गया, अर्थात अब्बास खां शेरवानी अकबर का समकालीन था। तो अकबर के सुझाव पर तारीख ए शेरशाही ग्रंथ की रचना की। इसमें शेरशाह के प्रशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। दूसरा ग्रंथ देखिए, दौलत ए शेरशाही। दौलत ए शेरशाही ग्रंथ जो है किसका है? हसन खां का है। किसका है? हसन खां। याद रखना, हसन खां शेरशाह के पिता का नाम भी है, लेकिन ये हसन खां शेरशाह के पिता न होकर एक साहित्यकार है। तीसरा, अकबरनामा। कौन सा ग्रंथ है? अकबरनामा। और आपको विदित है कि ये किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा। ये अकबर का नौरतन और दरबारी था, जिसने अकबरनामा ग्रंथ लिखा, जिसे आईन अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये
अकबरनामा 3 पार्ट में है, तो जो आईने अकबरी है उसका तीसरा पार्ट है। तो अकबरनामा में अबुल फजल ने शेरशाह के प्रशासन के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। इसके अलावा आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर कानूनगो के द्वारा लिखे गए 2 ग्रंथ हैं जिसमें शेरशाह के प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो पहला कानूनगो का जो ग्रंथ है वो है द हिस्ट्रीज ऑफ जाट, द हिस्ट्री ऑफ जाट्स। पहला ग्रंथ ये है जिसमें शेरशाह के प्रशासन की जानकारी मिलती है, तथा दूसरा कानूनगो का जो ग्रंथ है उसका नाम है शेरशाह एंड हिज पीरियड। कौन सा ग्रंथ है? शेरशाह एंड हिज पीरियड। शेरशाह एंड हिज पीरियड्स। तो इन दोनों ग्रंथों के माध्यम से आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर कानूनगो ने शेरशाह के प्रशासन के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शेरशाह ने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया और शेरशाह का जो संपूर्ण साम्राज्य है वो 5 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था। कितनी इकाइयों में? 5 प्रशासनिक इकाइयों में था, जो वर्तमान की प्रशासनिक हायरार्की के समकक्ष या समान माना जाता है। जैसे संपूर्ण साम्राज्य जो था वो कितना में है? 5 में है। तो आप इस प्रकार से देखिए कि सबसे ऊपर केंद्रीय प्रशासन, या मैं कहूं कि संपूर्ण साम्राज्य। केंद्रीय प्रशासन किसमें विभाजित था? अर्थात केंद्र किसमें विभाजित था? प्रांत में। तो दूसरा हो गया प्रांतीय प्रशासन, और प्रांत कई किसमें विभाजित था? सरकारों में विभाजित था। तो सरकार का प्रशासन, और सरकार कई परगनों में विभाजित था। तो परगनों का प्रशासन, और प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो कौन सी होती थी? ग्राम। तो इस प्रकार से ग्राम का प्रशासन। तो अगर मैं वर्तमान की प्रशासन हायरार्की की बात करता हूं तो लगभग उसी के जैसी ही प्रतीत होती है। केंद्रीय प्रशासन मतलब ये संपूर्ण भारत का सेंट्रलाइज वर्तमान का प्रशासन, और भारत कई प्रांतों में विभाजित है, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा? राज्यों का प्रशासन। और राज्य कई जिलों में विभाजित होते हैं, तो सरकार अर्थात यहाँ ये जिलों का विभाजन, तथा जिले कई तहसील या उपखंडों में विभाजित होता है, तो ये परगना का प्रशासन हो गया। और परगना कई गांवों से मिलकर होता है, और ग्राम सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई वर्तमान में भी मानी जाती है और उस समय भी थी। तो इस प्रकार से शेरशाह का जो प्रशासन है 5 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था। तो इन 5 प्रशासनिक इकाइयों को हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं कि किस प्रकार से ये 5 इकाइयां गठित की गई थी, और यहाँ प्रशासन चलाने वाले कौन कौन अधिकारी थे और उनके द्वारा क्या कार्य किए जाते थे। तो देखिए, केंद्रीय प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय प्रशासन में 4 प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त होते थे मुख्य रूप से, या मैं ऐसे कहूं कि शेरशाह का संपूर्ण जो केंद्रीय प्रशासन है इसमें 4 विभाग होते थे, और उन विभागों का अलग अलग कर्तव्य और दायित्व होता था। इन 4 के अलावा अन्य भी कई प्रकार के अधिकारी नियुक्त होते थे जो मिलकर इन सेंट्रीय या केंद्रीय प्रशासन को चलाते थे और नियंत्रित करते थे। तो सबसे पहला आप देखते हैं कि
अधिकारी या विभाग का नाम क्या है? दीवान ए विजारात। पहला केंद्रीय प्रशासन का विभाग कौन सा है? दीवान ए विजारात। तो दीवान ए विजारात ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। कौन सा? सबसे इंपॉर्टेंट विभाग यही था। तो इसका जो प्रधान होता था या इसका जो मुखिया होता था उसको किस नाम से पुकारा जाता था? उसको वजीर के नाम से पुकारा जाता था। और इसका जो कार्य होता था, इसका कार्य क्या होता था? राजस्व वसूल करना। अर्थात मैं ये कहूं कि ये कौन सा विभाग है? राजस्व विभाग है। कौन सा विभाग है? राजस्व विभाग। इसका कार्य क्या है? राजस्व वसूलना। राजस्व वसूलने के साथ साथ में क्या करता था? राजस्व के साथ साथ में क्या करता था? आय व्यय की देखरेख करता था। क्या करता था? आय व्यय की क्या करता था? देखरेख करता था। तथा अन्य अधिकारियों के कार्यों का क्या करता था? निरीक्षण करता था। अर्थात मैं ऐसे कहूं कि सुल्तान के बाद केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था? दीवान ए विजारात। कौन सा था? दीवान ए विजारात। और इसे वजीर के नाम से जाना जाता था। इसके मुखिया को किस नाम से जानते थे? वजीर के नाम से। तो देखिए वापस, केंद्रीय प्रशासन कितने भागों में है? 4 भागों में है। पहला कौन सा है? दीवान ए विजारात है। ये सबसे महत्वपूर्ण पद होता था या महत्वपूर्ण विभाग होता था। इसका कार्य क्या होता था? राजस्व वसूल करना, आय व्यय की देखरेख और लेखा जोखा रखना। इसके अलावा अन्य विभागों के द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करना और अन्य अधिकारियों का निरीक्षण इसके द्वारा किया जाता था। और इसके प्रधान या मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? दीवान ए वजीर के नाम से जाना जाता था। तो और दूसरा जो अधिकारी है वो कौन सा अधिकारी है? दीवान ए आरिज। या दूसरा विभाग कौन सा है? दीवान ए आरिज, जो क्या होता था? सैन्य विभाग का मुखिया होता था। या मैं ऐसे कहूं कि दीवान ए आरिज क्या है? एक सैन्य विभाग है। तो दीवान ए आरिज अर्थात सैन्य विभाग। और इसके मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? इसके मुखिया को आरिज ए मुमालिक के नाम से जाना जाता था। मुखिया क्या कहलाता था? आरिज ए मुमालिक। और इसका कार्य क्या होता था आरिज ए मुमालिक का? तो आप कह रहे हो कि ये सैन्य विभाग है, तो इसका मतलब इसका जो कार्य जो होगा वो सेना की भर्ती करना, या मैं ऐसे कहूं कि सेना का संगठन, उनकी नियुक्ति करना, अर्थात नए सैनिकों की भर्ती और नियुक्ति, उनके वेतन संबंधी संपूर्ण कार्य और उनके खान पान अर्थात रसद की व्यवस्था करना, तथा युद्ध के दौरान या सैनिक शक्ति को आवश्यक होने वाली जो भी साजो सामान है, गोले बारूद हथियार और घोड़े उपलब्ध करवाना, ये सब कार्य कौन करता था? आरिज ए मुमालिक नामक अधिकारी कार्य करता था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेनापति नहीं होता था। केवल सैन्य विभाग का क्या होता था? देखरेख करने वाला एक अधिकारी होता था। वास्तविक सेनापति सुल्तान स्वयं होता था। अब आगे देखिए, तीसरा जो विभाग है, तीसरा विभाग कौन सा है? दीवान ए रसालात। कौन सा विभाग है? दीवान ए रसालात विभाग है, जिसका कार्य क्या है? या मैं कहूं कि ये वर्तमान कौन सा
प्रशासनिक विभाग है, तो ये विदेश मंत्री होता था। कौन सा? दीवान ए रसालात क्या है? विदेश मंत्री के समान कार्य करता था, या वर्तमान का जो विदेश मंत्री है उसकी भांति ये कार्य करता था, तथा इसे दीवान ए मुहतसिब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दीवान ए मुहतसिब के नाम से जाना जाता है। दीवान ए मुहतसिब के नाम से जाना जाता था, और ये वर्तमान के विदेश मंत्री की भांति कार्य करता था। नेक्स्ट जो है लास्ट चौथा विभाग, जिसे दीवान ए ईसा के नाम से जाना जाता है, या दीवान ए इंसा के नाम से जाना जाता है। और ये क्या था? ये शाही राजा के आदेशों का क्या करता था? लेखा जोखा या लिपिबद्ध करता था। कौन? दीवान ए इंसा। ये क्या करता था? शाही आदेशों का, अर्थात सुल्तान के आदेशों का क्या करता था? आदेशों को लिपिबद्ध करता था। क्या करता था? शाही आदेश या सुल्तान के आदेशों को लिपिबद्ध करता था। अतः इसके अधिकारी को क्या कहते थे? दबीर ए मुमालिक। अधिकारी को क्या कहते थे? दबीर ए मुमालिक के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से ये केंद्रीय प्रशासन में 4 महत्वपूर्ण विभाग या 4 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जिसका चारों का अलग अलग कार्य होता था। इसके अलावा अन्य केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी भी होते थे। जैसे अन्य केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों में अगर हम देखते हैं तो दीवान ए कजा, तो नाम से ही पता चल रहा है, दीवान ए कजा मतलब मुख्य न्यायाधीश, न्याय का कार्य करता था, मुख्य न्यायाधीश। तो आप अभी कह रहे हो कि संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथों में ही नियत थी, तो शेरशाह स्वयं अंतिम न्यायाधीश होता था, लेकिन शेरशाह के अधीन जो केंद्रीय प्रशासन में मुख्य न्यायाधीश होता था वो दीवान ए कजा के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा आप देखिए दीवान ए बरीद, अगला अधिकारी कौन है? दीवान ए बरीद, जो क्या होता था? गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। गुप्तचर विभाग का मुखिया कौन? दीवान ए बरीद। तो इस प्रकार से शेरशाह के केंद्रीय प्रशासन में ये महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। अब केंद्रीय प्रशासन आगे किस में विभाजित है? प्रांतों में विभाजित था। केंद्र किस में विभाजित है? प्रांतों में। लेकिन अधिकांश इतिहासकार ऐसा मानते हैं, क्या मानते हैं? कि शेरशाह के प्रशासन में प्रांतीय व्यवस्था नहीं थी। डॉक्टर कानूनगो की अगर बात की जाए तो डॉक्टर कानूनगो क्या कहता है कि शेरशाह के प्रशासन में प्रांत अर्थात वर्तमान राज्य के समकक्ष कोई प्रशासनिक इकाई नहीं थी। प्रांत सीधा किसमें विभाजित था? सरकारों में विभाजित था। लेकिन डॉक्टर परमात्मा सरीन के अनुसार शेरशाह के प्रशासन में प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था थी, अर्थात केंद्रीय प्रशासन किसमें विभाजित था? कई प्रांतों में विभाजित था, और इस प्रांतीय प्रशासन को चलाने के लिए 2 प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो प्रांत के लिए डॉक्टर परमात्मा सरीन ने सूबा शब्द का प्रयोग किया है। प्रांत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? सूबा शब्द का प्रयोग किया है कि केंद्र सूबों में विभाजित था
और सूबों के अंदर प्रशासन चलाने के लिए कितने अधिकारी नियुक्त किए? 2 अधिकारी नियुक्त किए। पहला जो अधिकारी होता है वो प्रांत का मुख्य अधिकारी, जिसे सूबेदार के नाम से जाना जाता है, और सूबेदार के अधीन एक सैन्य दस्ता भी होता था, अर्थात इसके अधीन सैनिक होते थे। तो सूबेदार का कार्य क्या है कि सूबे के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित करना, शांति व्यवस्था के साथ साथ में दूसरा कार्य क्या था? राजस्व वसूलना। तो इस प्रकार से ये प्रांतों में सूबेदार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हो गया, किसके अनुसार? डॉक्टर परमात्मा सरीन के अनुसार। जबकि दूसरा जो अधिकारी होता था फौजदार, तो फौजदार अधिकारी जो होता था वो क्या काम करता था? न्यायिक अधिकारी था। क्या काम करता था? न्याय का कार्य करता था फौजदार। तो इस प्रकार से प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था किसके अनुसार मानी जाती है? डॉक्टर परमात्मा सरीन के अनुसार मानी जाती है। अब तीसरे स्तर की हम बात करते हैं तो प्रांत जो है, मतलब सूबा जो है, कई सरकारों में विभाजित था। सरकार अर्थात जिला स्तर। तो सूबा जो है किसमें विभाजित है? सरकार अर्थात सिख या वर्तमान का इसको हम क्या कहेंगे? जिला। तो जिले की प्रशासनिक इकाई शेरशाह के समय किस प्रकार थी? तो आपको विदित है कि शेरशाह का जो संपूर्ण साम्राज्य था वो कितनी इकाइयों में विभाजित था? 66 इकाइयों में विभाजित था। कितनी इकाइयों में? 66 इकाइयों में विभाजित था। तो मैं ये कहूँ कि शेरशाह का जो जिला या सरकार का जो प्रशासन है उसमें 66 सरकार या जिले थे। अब मुख्य अगर हम सरकारों की बात करते हैं तो आपने ये भी पढ़ा होगा या अलग अलग इतिहासकारों के अपने मत रहे कि संपूर्ण प्रशासनिक इकाई जो है 66 सरकारों में है, लेकिन इनमें 47 सरकार जो है बंगाल को छोड़कर है। और आपको पहले बताया था कि बंगाल के अंदर सूरजगढ़ विजय के बाद, कौन सी विजय? सूरजगढ़ विजय के बाद शेरशाह ने बंगाल को नियंत्रण करने के लिए या बंगाल में अलग से प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए वहां पर संपूर्ण बंगाल में 19 सरकारें स्थापित की। अर्थात संपूर्ण बंगाल को 19 सरकारों में विभाजित करके वहां पर 2 अधिकारी नियुक्त किए थे, जैसे सिकदारान तथा मुंसिफे मुंसिफान या मुंसिफे बांग्ला या अमीरान ए बांग्ला के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन आता है कि शेरशाह की संपूर्ण प्रशासनिक सरकार थी या शेरशाह का सरकार की जो प्रशासनिक इकाइयां थी वो कितनी थी या सरकार कितने थे, या क्वेश्चन इस प्रकार से फॉर्मेट करेगा कि केंद्रीय प्रशासन कितनी सरकारों में विभाजित था। तो केंद्रीय प्रशासन कितनी सरकारों में है? अगर ऑप्शन 66 है और 47 भी है और 19 भी है, कोई और डाल रखा हो, तो आपको 66 ही करना है। इसका मतलब वो संपूर्ण साम्राज्य की बात कर रहा है, बंगाल वाली सरकार भी साथ में ले रहा है। तो संपूर्ण पूछता है तो 66 होगा, और अगर 66 ऑप्शन में नहीं है तो आपको 47 करना है। कुछ इतिहासकार 66 मानते हैं और कुछ कहते हैं कि वास्तविक रूप से जो थी वो क्या थी? 47 ही थी। तो मैंने आपको ये बताया कि सरकार जो है संपूर्ण साम्राज्य विथ बंगाल की बात करेंगे तो 66 इकाइयां होगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और अगर ऑप्शन में 66 नहीं है तो आपको क्या करना है? 47 ही करनी है, 47 ही करनी है। तो 19 तो हो गई कहां पर? बंगाल में। और बाकी संपूर्ण प्रशासन के अंदर आप देखोगे या संपूर्ण साम्राज्य में देखोगे
तो 47 जिले या सिक या सरकारें थी। तो इस प्रकार से ये अलग अलग व्यवस्था दिखाई देगी। बंगाल में अलग होगी और बाकी संपूर्ण साम्राज्य के अंदर अलग से होगी। अब सरकार या जिले का प्रशासन संचालित करने के लिए 2 प्रशासनिक अधिकारी होते थे, सिकदार ए सिकदारान, जो यहां पर मुख्य प्रशासक या मुखिया होता था और इसका कार्य क्या था, वही इसका कार्य होगा जैसा कि सूबे में सूबेदार का था। तो यहां पर शांति व्यवस्था स्थापित करना और राजस्व वसूलना, आय व्यय का लेखा जोखा रखना और इसके साथ साथ में जो अधीनस्थ अधिकारी होते थे, अधीनस्थ अधिकारियों, तो ऐसे कहो कि परगने के अधिकारियों पर नियंत्रण रखना और उसके कार्यों की देखरेख करना। तो अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण या कार्यों की देखरेख करना, ये किसके द्वारा होती थी, सिकदारान के द्वारा होती थी। जबकि दूसरा जो अधिकारी है वो कौन सा है, मुंसिफान या मुंसिफान, जो कैसा अधिकारी है, न्यायिक अधिकारी है। कैसा अधिकारी है, न्यायिक अधिकारी है, अर्थात न्याय का कार्य करता है। तो ये 2 प्रकार के सिख या सरकार में प्रशासन चलाने वाले अधिकारी होते थे। आपको ध्यान रखना है कि संपूर्ण सरकारी या इकाइयां पूछते हैं तो 66 होगा और बंगाल में सेपरेट पूछते हैं तो 19। बंगाल में सिकदारान मुख्य अधिकारी होगा। इसके अलावा मुंसिफान की जगह हम अमीरान ए बांग्ला नामक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से ये शेरशाह के जिला स्तर या सरकार स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब जैसे मैं कहूं कि वर्तमान में जिले कई तहसीलों या ब्लॉक में विभाजित होते हैं, उसी प्रकार शेरशाह के सरकारी इकाइयां भी कई प्रकार के परगनों में विभाजित थे या एक से अधिक परगने मिलकर किसका निर्माण करते थे, सरकार का निर्माण करते थे। तो नेक्स्ट आप देखोगे कि सरकार के बाद परगना का प्रशासन कैसा था। तो परगना का प्रशासन में 4 क्या थे, महत्वपूर्ण अधिकारी थे। पहला था सिकदार, क्या था, सिकदार। दूसरा है मुंसिफ, तीसरा है फौजदार और चौथा है कारकुन। तो यहां पर संख्या भी पूछी जा सकती है। अगर मैं सिकदार की बात करूं तो परगने में एक सिकदार अधिकारी होता था और ये मुख्य अधिकारी माना जाता था। इसका कार्य क्या था, शांति व्यवस्था, अर्थात इसके पास भी क्या था, एक सैनिक दस्ता होता था। सैनिक शांति व्यवस्था और सुरक्षा का कार्य करते थे। इसके साथ साथ में ये परगना स्तर का राजस्व वसूलता था, राजस्व वसूलने का कार्य करता था। एंड अधीनस्थ अधिकारियों का ये क्या करता था, निरीक्षण करता था और उस पर नियंत्रण रखता था। तो इसकी संख्या तो कितनी थी, 1 ही थी। इसके अलावा दूसरा जो अधिकारी होता है मुंसिफ, तो यहां पर मुंसिफ की संख्या भी 1 ही थी। अर्थात परगने में एक मुंसिफ नामक अधिकारी होता था जो क्या करता था, न्याय का कार्य करता था। अर्थात ये न्यायिक अधिकारी था और ये किसके अधीन होता था, जो ऊपर सरकार का मुंसिफान होता था उसके अधीन कार्य करता था। देन इसके बाद आप देखते हो फौजदार, इसकी संख्या भी कितनी है, 1। अर्थात परगने में एक फौजदार नामक अधिकारी होता था और ये क्या होता था, खजांसी होता था। क्या होता था, खजांसी। अर्थात जो राजस्व होता था वो
इसके नियंत्रण में होता था। जो भी राजस्व वसूला जाता था उसका नियंत्रण और देखरेख कौन करता था? खजांची, या मैं ऐसे कहूं कि ये कोषाध्यक्ष था। देन कारकुन, तो कारकुन की संख्या कितनी थी? 2। परगने में 2 कारकुन अधिकारी होते थे और कारकुन को हम क्या कहते हैं? लिपिक, अर्थात ये लेखा जोखा रखने का कार्य करते थे। वर्तमान में कलरक कह दो या बाबूजी कह दो, वो क्या थे? कारकुन नामक अधिकारी कहलाते थे, जिनकी संख्या कितनी थी? 2 थी। तो इस प्रकार से ये एक परगने का प्रशासन नियंत्रित इन अधिकारियों के द्वारा किया जाता था या होता था। अब जैसे वर्तमान में अपनी जो तहसील है, इसमें कई सारे या कई प्रकार के गांव होते हैं या कई गांवों का समूह मिलकर क्या बनता है? तहसील बनता है। तो उसी प्रकार परगना के अंतर्गत कई ग्राम होते थे और शेरशाह के प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? ग्राम ही थी, जो आज भी है। तो ग्राम प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, कई गांव मिलकर परगनों का निर्माण करते थे। तो ग्राम प्रशासन के अंदर 2 अधिकारी मुख्य होते थे। पहला अधिकारी है मुकुदम, और मुकुदम को हम चौधरी के नाम से भी पुकारते हैं। क्या कहते हैं इसको? चौधरी भी कह सकते हैं, जो आगे मुगल काल का प्रशासनिक ग्राम स्तर का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता है, मुकुदम। और दूसरा था पटवारी। तो ये वर्तमान में भी देखते हैं आप, ग्राम स्तर का सबसे छोटा प्रशासनिक जो अधिकारी होता है उसको ग्राम सचिव और दूसरा पटवारी होता है। तो उसी प्रकार से शेरशाह के ग्राम स्तर का जो प्रशासन चलाया जाता था उसमें 2 अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहला है मुकुदम और दूसरा है पटवारी। मुकुदम और पटवारी के माध्यम से क्या होता था? राजस्व वसूलना, शांति व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है। इसके अलावा पटवारी जो है ये क्या करता था? भूमि का नापतोल करता था और इसके द्वारा तय की गई राशि के अनुसार क्या वसूला जाता था? राजस्व वसूला जाता था। इसके अलावा ग्राम प्रशासन के अंदर क्या होती थी? ग्राम पंचायतें होती थी। तो ग्राम पंचायतों के माध्यम से या ग्राम पंचायतों के द्वारा क्या किया जाता था? शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, इनका कार्य कौन देखती थी? ग्राम पंचायतें स्वयं देखती थी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि शेरशाह का जो प्रशासनिक क्रम था वो वर्तमान के प्रशासनिक हायरार्की के समकक्ष या समान ही था और एक मजबूत केंद्रीकृत व निरंकुश शासन प्रणाली दिखाई देती है, जिसके अंदर जो भ्रष्टाचारी वाला जो मामला दिखाई देता है वर्तमान में, वहां पर बहुत ही नगण्य दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि इतिहास के अंदर ऐसा उल्लेख किया गया है कि शेरशाह के प्रशासन के अंदर कि अगर एक बुढ़िया सोने के गहनों से टोकरा भरकर ले जाती है तो भी उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं है, अर्थात कोई उसको लूटने वाला या चोरी डकैती करने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी जो सज़ा होती थी बहुत ही ज़्यादा कड़ी होती थी। इसलिए शेरशाह के प्रशासन में वर्तमान की तरह चोरी डकैती या व्याप्त भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं दिखता है। तो इस प्रकार से क्या है, एक शेरशाह की मजबूत
ये प्रशासनिक व्यवस्था थी। शेरशाह के प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए इतिहासकार कीन ने कहा कि ये पठान 5 वर्षों में इतना कुछ कर गया कि कालांतर में न तो मुगल और न ही अंग्रेज कर पाए। इसके अलावा डॉक्टर स्मिथ कहता है, स्मिथ क्या कहते हैं इसके प्रशासन को लेकर कि शेरशाह यदि कुछ समय तक और जीवित रहता तो भारतीय इतिहास के रंगमंच में मुगल साम्राज्य का अस्तित्व नहीं होता। अर्थात 1540 से 1545 केवल 5 वर्षों में ही शेरशाह ने इतना कुछ कर दिया जो अगर ये 10-15 वर्षों तक शासन करता तो सूर्यवंश इतना मजबूत स्थापित करके चला जाता कि हुमायूं को वापस भारत आने का मौका ही नहीं मिलता और हमेशा हमेशा के लिए भारतीय इतिहास के पन्नों से मुगल साम्राज्य नष्ट हो चुका होता या धूमिल हो चुका होता। अर्थात उसको दूसरी बार भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने का मौका ही नहीं मिलता। इसके अलावा आप देखोगे डॉक्टर कानूनगो के अनुसार, डॉक्टर कानूनगो कहता है कि शेरशाह ने कोई नई प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं लागू किया। उसने जो प्राचीन जो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसी पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था में क्या किया, नए तरीके से लागू किया या नए तरीके से अपनाया और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया। तो इस प्रकार से ये क्या थी, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब आगे देखिए, प्रशासन के साथ साथ शेरशाह के पास क्या थी, एक मजबूत सैनिक शक्ति थी। यदि आपका प्रशासन अच्छा है तो उसका अच्छे होने का एक कारण क्या होगा कि आपके पास सैनिक शक्ति जो है या जो पुलिस व्यवस्था है वो बहुत ही क्या है, सुदृढ़ है। तो शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था का पहला जो महत्वपूर्ण सहयोगी कड़ी है वो शेरशाह की सैनिक शक्ति भी थी। तो शेरशाह का जो सैनिक संगठन है वो आप देखते हो खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक संगठन के समकक्षी था। अर्थात मैं ये कहूं कि शेरशाह ने अपने सैनिक सत्ता या सैनिक संगठन को मजबूत करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पद चिन्हों को अपनाया और अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही क्या की, एक मजबूत सेना का गठन किया। और शेरशाह की सेना के अगर हम अंग की बात करते हैं तो सेना के अंग आप देखिए कि शेरशाह के पास 4 प्रकार के सैनिक थे। सबसे पहला है घुड़सवार। क्या है? घुड़सवार। और इसको मैं ये कहूं कि ये क्या थी, केंद्रीय सेना थी, अर्थात सबसे मजबूत थी और सर्वाधिक सैनिक थे। घुड़सवार सैनिक कितने थे? 1,50,000। कितने थे? 1.50 लाख घुड़सवार थे। और ये कौन थे? मजबूत अफगान घुड़सवार सैनिक थे। तो घुड़सवार सर्वाधिक थे। दूसरा देखिए आप, पैदल सैनिक। कौन थे? पैदल सेना थी या पैदल सैनिक। और ये कितने थे? 50,000 के आसपास थे। कितने थे? 50,000। तीसरा आप देखोगे तो क्या थे? हस्ती सेना, हाथी। क्या थे? हाथी सेना या हस्ती सेना, जो कितने थे?
500 के आसपास थे। कितने थे? 500। इसके अलावा तोप खाने का प्रयोग भी करता था। तो चौथी इकाई क्या हो गई? तोप खाना। क्या हो गया? तोप खाना। अब शेरशाह क्या था? स्वयं अफगान था, इसलिए इसके सैनिकों में सर्वाधिक संख्या किसकी होती थी? अफगानों की होती थी, जिसमें घुड़सवार सैनिक केंद्रीय सेना के अंतर्गत माने जाते थे और ये तेज गति से दौड़ने वाले और तीर चलाने वाले होते थे। इसके साथ साथ में पैदल सेना, हाथी सेना व तोप खाने का भी प्रयोग करता था। सैनिकों को जो वेतन है वो नगद में तथा जागीर दोनों के रूप में दिया जाता था, लेकिन नकद वेतन अधिक प्रचलन में था। हालांकि कुछ अधिकारियों को जागीरी वेतन भी दिया जाता था। इसके अलावा सैनिक अधिकारी को एक स्थान पर 2 वर्ष तक रुकने की व्यवस्था की जाती थी, जिससे वो उस क्षेत्र के बारे में आसानी से समझ सके और कार्य कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था थी। जैसे वर्तमान की तरह जल्दी जल्दी ट्रांसफरेबल नहीं था। एक अधिकारी या सैनिक कितने समय तक? 2 वर्ष तक एक ही जगह रुकता था या कार्य करता था। इस प्रकार की व्यवस्था थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही उसने सैनिकों का क्या किया? हुलिया रखा। सैनिकों का हुलिया रखना तथा घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत भी की। तो इस प्रकार से ये प्रशासन के सहयोग में एक महत्वपूर्ण सैनिक संगठन था और इस सैनिक संगठन की वजह से ही साम्राज्य, इतना विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो सका। आगे देखिए शेरशाह की भू राजस्व प्रणाली। शेरशाह के संपूर्ण सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार है, शेरशाह के महत्वपूर्ण सुधारों में एक माना जाता है या सबसे जो प्रमुख महत्वपूर्ण सुधार है वो भू राजस्व प्रणाली ही है। आपको पहली क्लास में बताया था कि शेरशाह ने अपने पिता के अधीन सैसाराम और खवासपुर में 21 वर्षों तक प्रबंधक के रूप में कार्य किया था। तब उसी दौरान भी उसने क्या किया था? किसान तथा कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे भूमि का माप करवाया अर्थात भूमि की पैमाइश करवाई तथा किसानों को क्या कालांतर में जाकर उन्होंने कबूलियत पट्टा दिया अर्थात पट्टा देने वाला जो पहला व्यक्ति होगा या पहला शासक या सुल्तान होगा वो शेरशाह सूरी ही था। तो मैं कहूँ इस प्रकार की शेरशाह के सभी सुधारों में भू राजस्व प्रणाली का सुधार जो है सबसे अहम और मुख्य था। इसका कारण क्यों था? इसका कारण ये था कि शेरशाह का एक विशाल साम्राज्य था और उसके पास विशाल सैनिक सत्ता थी, इसलिए राजस्व की प्राप्ति और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो राज्य की आय का स्रोत था वो मूल रूप से क्या था? आय का स्रोत भूमि कर ही था। तो आय का स्रोत जब भूमि कर है तो भूमि कर कहां से आएगा? किसानों से आएगा। इसलिए शेरशाह हमेशा किसानों का क्या था? हिमायती था या हितैषी था। प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दे रखा था कि राजस्व वसूल करते समय किसानों का ध्यान रखा जाए अर्थात किसानों को बेवजह परेशान न किया जाए और राजस्व की एक निश्चित पैमाना तय किया जाता था। अर्थात संपूर्ण साम्राज्य की अगर हम बात की जाए तो
भूमि कर के रूप में कर कितना वसूलता था? आय का या उपज का 1/3 भाग जो है कर वसूला जाता था, जबकि मुल्तान, स्पष्ट ध्यान रखना, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं मुल्तान की बात करता हूं तो मुल्तान में उपज या उत्पादन का 1/4 भाग ही कर वसूला जाता था। शेष संपूर्ण साम्राज्य में उत्पादन का या उपज का कितना? 1/3 भाग कर वसूला जाता था। यहां तक कि युद्ध के दौरान यदि किसी कृषक की या किसान की फसल नष्ट हो गई है तो उसकी क्षतिपूर्ति या भरपाई के लिए सरकार की ओर से उसको सहायता व सहयोग राशि दी जाती थी। इस प्रकार से शेरशाह के द्वारा किसानों को सहूलियत देने के लिए कर व्यवस्था को निश्चित किया गया था और कर प्रणाली को व्यवस्थित तरीके से स्थापित किया तथा पहली बार शेरशाह ऐसा शासक होगा जो किसानों को क्या देगा? कबूलियत पट्टा देगा, अर्थात करारनामा देगा। अर्थात जो वर्तमान की व्यक्तिगत भूमि की जो पट्टा प्रणाली है वो पहली बार किसकी देन है? शेरशाह के द्वारा ही कबूलियत प्रणाली या करारनामा शुरू किया, जिसके तहत एक निश्चित अवधि में निश्चित राजस्व या कर किसान जमा कराएगा और जो भूमि होगी वो किसान की स्वयं की मानी जाती थी। इसके अलावा आप देखोगे कि शेरशाह की जो राजस्व प्रणाली है या भू राजस्व की जो व्यवस्था है वो किस पर आधारित थी? भू राजस्व की व्यवस्था रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। कौन सी? रैयतवाड़ी प्रणाली पर आधारित थी। रैयतवाड़ी क्या होता है? सीधा किसानों से संपर्क स्थापित किया जाता था, अर्थात पूरे गांव के किसानों से सीधा कर वसूला जाता था। बीच के अंदर कोई मीडिएटर नहीं होता था जिससे कि भ्रष्टाचार या घूसखोरी वाला सिस्टम दिखाई दे। इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित लगान व्यवस्था थी, जिससे किसानों के साथ सीधा संपर्क किया जाता था। लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बनता है कि ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है संपूर्ण साम्राज्य में लागू नहीं थी। या क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था से बाहर कौन कौन से क्षेत्र थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाहर आप देखोगे मुल्तान, पश्चिमी पंजाब और कौन सा? राजस्थान। कौन कौन सा? मुल्तान, पंजाब और राजस्थान के जो प्रांत थे ये बाहर रखे गए। इन प्रांतों में मुल्तान, पंजाब और राजस्थान के प्रांतों में जो प्रारंभ से चली आ रही बटाई, कौन सी? बटाई व गल्ला बक्सी कह सकते हो या कानकूत। बटाई को हम क्या कहेंगे? गल्ला बक्सी व कनकूत राजस्व प्रणाली या बटाई प्रणाली से कर वसूला जाता था। शेष साम्राज्य में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जो सीधा ही किसानों से संपर्क किया जाता था। शेष संपूर्ण साम्राज्य में आप देखोगे तो उत्पादन का 1/3 वसूला जाता था, जबकि एकमात्र प्रांत कौन सा? मुल्तान, जहां उत्पादन का
चौथा भाग 1/4 कर के रूप में वसूला जाता था। लगान की राशि निश्चित करने के लिए शेरशाह ने क्या किया? अभी आपको बताया कि लगान की राशि निश्चित करने के लिए शेरशाह ने भूमि की माप करवाई। तो लगान राशि निश्चित करने के लिए भूमि का क्या करवाया? माप करवाया। और ये जो भूमि का माप है, ये जो प्रारंभ से चला आ रहा था, कौन सा गज? गज ए सिकंदर लोदी के द्वारा शुरू किया गया था या स्थापित किया गया। तो गज ए सिकंदरी पैमाने को आधार बनाकर संपूर्ण भूमि का क्या करवाया? माप करवाया। और भूमि को किसमें विभाजित किया? बीघा। माप की इकाई जो सबसे बड़ी मानी जाती थी उस समय, भूमि को किसमें? बीघों में मपवाया। किस गज के माध्यम से? गज ए सिकंदरी के माध्यम से। अर्थात भूमि की पैमाइश वास्तविक रूप से करवाने वाला पहला शासक भी किसे माना जाता है? शेरशाह सूरी को माना जाता है। और इस कार्य के लिए यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह ने भूमि की पैमाइश के लिए किसे नियुक्त किया था या किसकी देखरेख में भूमि की पैमाइश करवाई? तो भूमि पैमाइश कार्य के लिए किसको? अहमद खां को नियुक्त किया। या मैं ऐसे कहूं कि अहमद खां की देखरेख में क्या हुई? संपूर्ण साम्राज्य की भूमि की क्या करवाई? पैमाइश करवाई गई। और पैमाइश का आधार क्या रखा? बीघा। भूमि को किसमें मपवाया? बीघों में मपवाया। और गज ए सिकंदरी के द्वारा भूमि की माप की गई या पैमाइश की गई। इस प्रकार से मुल्तान, पंजाब व राजस्थान को इस पैमाइश प्रणाली से क्या रखा गया या पैमाइश की इस व्यवस्था से बाहर रखा गया। से संपूर्ण साम्राज्य के अंदर भूमि के पैमाइश के आधार पर लगान की व्यवस्था को निर्धारित किया। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि एकमात्र ऐसा प्रांत है मुल्तान जहां से कर 1/4 वसूला जाता था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था की प्रणाली और भूमि की पैमाइश प्रणाली से कौन कौन से क्षेत्र बाहर रखे गए? राजस्थान, पश्चिम पंजाब, मुल्तान। ये जो क्षेत्र है रैयतवाड़ी व्यवस्था और भूमि माप की प्रणाली से क्या रखे गए? बाहर रखे गए। तथा जो इन क्षेत्रों से मुल्तान, पश्चिमी पंजाब व राजस्थान से जो कर वसूला जाता था वो किस आधार पर? बटाई, जिसे गल्ला बख्शी भी कहते हैं या कनकुत प्रणाली जो कहते हैं, उसके आधार पर राजस्व वसूला जाता था। इसके आधार पर आप देखोगे जब भूमि की पैमाइश करवाई गई तो भूमि के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो उपज के आधार पर भूमि को कितने भागों में डिवाइड किया? उपज के आधार पर भूमि को 3 भागों में विभाजित किया। उपज के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। जैसे उत्तम भूमि, कौन सी भूमि? उत्तम भूमि मतलब अच्छी पैदावार हो, अच्छी पैदावार वाली भूमि, उसको क्या कहेंगे? उत्तम किस्म की भूमि। दूसरा है मध्यम भूमि। मध्यम भूमि का अर्थ क्या हुआ? जो एवरेज उत्पादन देती हो। कैसा? जो
ठीक ठाक उत्पादन देने वाली भूमि। और तीसरी भूमि कौन सी है? निम्न भूमि या निम्न स्तर की भूमि, जो बहुत ही कम उत्पादन देती हो। तो उत्पादन या उपज के आधार पर शेरशाह ने भूमि की पैमाइश करवा के 3 प्रकार की भूमियों का विभाजन किया और अलग अलग भूमि से अलग अलग प्रकार से कर निश्चित किया गया। लेकिन ध्यान रखना, संपूर्ण साम्राज्य का उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूला जाता था। केवल मुल्तान को छोड़कर मुल्तान में उत्पादन का 1/4 भाग ही कर वसूला जाता था। अब आपने कहा कि राजस्व के प्राप्ति का मूल जो कर था वो भूमि कर ही है, या आय का साधन जो है वो भूमि कर ही था। तो जो कर वसूला जाता था, कर दोनों रूप में लिया जाता था, नगद के रूप में भी लिया जाता था और अन्न के रूप में भी लिया जाता था। लेकिन नगद कर पर ज्यादा फोकस किया जाता था, अर्थात सर्वाधिक नगद टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा जो जल्दी खराब होने वाली फसलें या जो भी उत्पादन होता था उन पर नगद कर ही लिया जाता था। जल्दी खराब होने वाली उपज या जो भी वस्तुएं होती थी, उपज पर नगद कर वसूला जाता था। यह ध्यान रखना है कि जो जल्दी खराब हो जाती थी ऐसी उत्पादन वस्तुएं या फसल पर क्या लिया जाता था? नगद टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा किसानों को फसलों के अनुसार क्या करना होता था? वर्ष में कितनी बार? 2 बार कर जमा कराना पड़ता था। ऐसा क्यों? आपको विदित है कि खरीफ की फसल और रबी की फसल दोनों के उत्पादन पर अलग अलग कर वसूला जाता था। तो वो क्षेत्र जहां पर दोनों ही फसलें होती है तो उन क्षेत्रों से क्या वर्ष में 2 बार अलग अलग फसल के उत्पादन के आधार पर कर वसूला जाता था। तो किसानों को फसलों के अनुसार या फसल सीजन के अनुसार वर्ष में 2 बार कर जमा कराना होता था। 2 बार कर जमा कराना होता था। इसके अलावा देखो कि किसानों को क्या दिए जाते थे? कबूलियत पट्टे दिए जाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसानों को कबूलियत पट्टे दिए जाते थे। तो ये पहला शासक होगा मध्यकालीन इतिहास का जो पहली बार किसानों को भूमि उपलब्ध कराएगा और किसानों को भूमि का मालिक बनवाएगा, अर्थात कबूलियत पट्टा या करारनामा देगा, जिससे किसान निश्चिंत होकर अधिक से अधिक क्या करें? कृषि करें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। और उसी करारनामे के अनुसार किसान एक निश्चित राशि जमा कराते थे। इसके अलावा आप देखोगे कि राजस्व वसूलने वाले अधिकारी कौन थे? तो आपने प्रशासनिक हायरार्की में देखा कि राजस्व निर्धारण के लिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग अधिकारी होते थे। लेकिन सामान्यतः आप क्या हो मानते हो कि ग्राम स्तर पर ही सबसे ज्यादा क्या होती थी? कृषि होती थी। तो राजस्व वसूलने के लिए कौन होते थे? मुकुद्दम। कौन होते थे? मुकुद्दम नामक अधिकारी राजस्व वसूलते थे। और उसमें सहयोग कौन करते थे? पटवारी। पटवारी क्या करते थे? भूमि की नापतोल करते थे
और भूमि की नापतोल के आधार पर क्या पटवारियों के द्वारा ही लगान को क्या किया जाता था, निश्चित किया जाता था। इस प्रकार से शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों में जो भू राजस्व का सुधार है वो सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में एक माना जाता है। इसके अलावा आप देखोगे इस लगान या कर के अलावा दो अन्य कर भी आपको दिखाई देंगे। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। लगान के अलावा एक तो है महाशिलाना। कौन सा कर? महाशिलाना। और दूसरा कौन सा है? जरीबाना। महाशिलाना कर और जरीबाना कर। अब ये महाशिलाना और जरीबाना कर क्या है? तो महाशिलाना कर जो है वो क्या है? संग्रहण शुल्क है। क्या है? संग्रहण शुल्क। क्या है? संग्रहण शुल्क है, जो उत्पादन का कितना % लिया जाता था? 5% लिया जाता था। देखिए वापस, महाशिलाना कर संग्रहण शुल्क है, जो उत्पादन का कितना 5% लिया जाता था। जबकि जरीबाना कर की हम बात करते हैं तो ये क्या था? सर्वेक्षण शुल्क था। क्या था? सर्वेक्षण शुल्क था। और ये सर्वेक्षण शुल्क कुल उत्पादन का कितना % लिया जाता था? 2.5, अर्थात 2.5% जरीबाना सर्वेक्षण शुल्क के रूप में और 5% महाशिलाना संग्रहण शुल्क के रूप में वसूला जाता था। इसके अतिरिक्त आप देखोगे शेरशाह के आय के अन्य स्रोत में आप देखोगे लावारिस संपत्ति, युद्ध में लूटी गई धन या संपत्ति, और नमक कर के रूप में, टकसालों से प्राप्त आय के रूप में, और अधीनस्थ राजाओं के द्वारा दिया गया उपहार और व्यापारियों के द्वारा दिया गया उपहार तथा जजिया कर के रूप में। तो ये शेरशाह के आय के क्या थे? मुख्य स्रोत माने जाते हैं। तो चलिए आज इतना ही। इसके नेक्स्ट तीसरे पार्ट में हम शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था और शेरशाह के द्वारा किए गए जनहित के कार्य के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।